मैं नीरज कुमार सिंह जावा का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड डॉट नेट। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है, जावा में कौन कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, जावा प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं डेटा टाइप इन जावा। जावा में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है। जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, ठीक है, जो इस तरह से हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग चारों जो डेटा टाइप है ये ओनली इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है, लेकिन इसका साइज अलग अलग होता है। बाइट का साइज 1 बाइट होता है, शॉर्ट का साइज 2 बाइट होता है, इंट का साइज 4 बाइट होता है, लॉन्ग का साइज 8 बाइट होता है, ठीक है। रियल टाइप के वैल्यू को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग फ्लोट और डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में डबल टाइप के वैल्यू को, रियल टाइप के वैल्यू को रखना है तो डबल डेटा टाइप यूज करेंगे जिसका साइज होता है 8 बाइट और फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट। कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करना चाहेंगे तो हम लोग कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। कैर का साइज होता है 2 बाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा एक प्रश्न उठता है कि जावा में कैर का साइज 2 बाइट क्यों होता है, सी एंड सी प्लस प्लस में कैर का साइज 1 बाइट होता है। जावा में कैर का साइज 2 बाइट इसलिए होता है कि जावा यूनिकोड को सपोर्ट करता है, यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड क्या होता है, जावा में जितने भी इंटरनेशनल सिंबल्स हैं सारे इंटरनेशनल सिंबल्स को आप जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिकोड के हेल्प के थ्रू, ठीक है। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस आस्की कोड को सपोर्ट करता है। आस्की कोड के थ्रू सारे इंटरनेशनल सिंबल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आस्की कोड का साइज होता है 1 बाइट, 8 बिट पे काम करता है, जबकि यूनिकोड आपका 16 बिट पे काम करता है। इसलिए जावा में कैर का साइज 2 बाइट होता है। बुलियन डेटा टाइप यानी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, बुलियन टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है तो बुलियन यूज करेंगे, इसका साइज डिफाइंड नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू राइट जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखेंगे। जावा प्रोग्राम को लिखने के पहले आपको जावा प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जेडीके कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले हम लोग जेडीके कंपाइलर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि जेडीके 1.8 कंपाइलर आपने इंस्टॉल किया। जावा इंस्टॉलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस जेडीके 1.8 पे सेटअप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद आप देखिएगा कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना पड़ता है और हम लोग पाथ परमानेंटली सेट करेंगे। तो कैसे पाथ सेट करेंगे, मैंने अभी बताया कि जैसे ही जावा प्रोग्राम को आप जैसे ही जेडीके कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो आप जाइएगा सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में जाइएगा, वहां पे जावा मिलेगा, जावा के अंदर जेडीके 1.8 होगा और उसके अंदर बिन नाम का एक फोल्डर होगा। इस पाथ को हम लोग कॉपी करते हैं। बिन के अंदर ही क्यों जाते हैं, जेडीके 1.8 के अंदर बहुत सारा फोल्डर मिलेगा लेकिन बिन को ही हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं, इसलिए कि जावा का जितना भी जेडीके टूल्स हैं जैसे जावा सी, जावा एप्लेट, जावा एच, जावा पी, जावा डॉक, सारा जेडीके टूल्स बिन फोल्डर के अंदर अवेलेबल होता है। तो इस पाथ को हम लोग कॉपी कर लेंगे और इस पाथ को कॉपी करने के बाद कहां पे सेट करना है, आप माई कंप्यूटर पे जाइए, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाओगे। इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाने के बाद वहां पे एडवांस सिस्टम एंड सेटिंग होगा, ठीक है। वहां पे पाथ को सिलेक्ट करेंगे। एक यूजर वेरिएबल होता है, एक सिस्टम वेरिएबल्स होता है, तो सिस्टम वेरिएबल से पाथ को सिलेक्ट करेंगे। वहां पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट करेंगे, ठीक है, और जो पाथ आपने कॉपी किया था उस पाथ को वहां पे पेस्ट कर दो, अप्लाई कर देंगे, उसके बाद ओके कर दीजिए, आपका जावा कंपाइलर का पाथ सेट हो जाएगा।
अब जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग को एडिटर यूज करना होगा। ठीक है, जावा प्रोग्राम कहीं ना कहीं लिखा जाएगा, तो जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए या डॉस एडिटर यूज करेंगे, या नोटपैड यूज कर लीजिए, या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज करेंगे, लेकिन आगे आपको जो मोस्ट पॉपुलर आईडीई है जावा का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई, नेटबिन्स है और इक्लिप्स है। नेटबिन्स या इक्लिप्स पे काम करना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक नोटपैड स्टार्ट किया और नोटपैड पे एक प्रोग्राम लिखा। एक प्रोग्राम लिख रहे हैं हम केवल वेलकम टू जावा को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए। जैसे ही हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, मैसेज प्लेस आउट करना चाहिए वेलकम टू जावा। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा क्लास सिंपल स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, ये जावा का मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स। ठीक है, जिस तरह से C++ का वॉइड मेन होता है, उसी तरह से जावा का मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स। आगे मैं डिस्कस करूंगा पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, इसमें स्ट्रिंगर्स का क्या रोल है। जिस तरह से सी में प्रिंटफ यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए, C++ में काउट यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जावा में system.out.println यूज करते हैं, मैसेज को प्रिंट कराना या वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना। मान लो कि मैंने नोटपैड पे ये प्रोग्राम लिख दिया, और जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट यही आएगा, वेलकम टू जावा। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा ये सारे टर्म के बारे में। ठीक है, तो जावा प्रोग्राम को जैसे ही मैंने नोटपैड में लिख लिया, सबसे पहले उसको सेव करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू सेव जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को सेव करने के लिए रूल्स है। ठीक है, JDK 1.5 से ये फीचर इंक्लूड किया गया है। JDK 1.5 कंपाइलर का वर्जन है, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। JDK 1.5 से ये फीचर इंक्लूड कर दिया गया है कि जावा प्रोग्राम कैन बी सेव्ड विथ एनी नेम। जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, लेकिन JDK 1.5 के नीचे कंपाइलर, मान लो कि JDK 1.4 कंपाइलर है, तो जावा प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास नेम। जावा प्रोग्राम को एनी हाउ क्लास नेम से सेव करना होगा, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं। अगर JDK 1.5 कंपाइलर यूज कर रहे हैं या इसके ऊपर कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव किया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन है अगर एक क्लास के पहले पब्लिक लगा हो, इफ क्लास इज पब्लिक, अगर क्लास के पहले पब्लिक लगा हो, जावा प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास नेम। जिस नाम से यहाँ क्लास नेम स्पेसिफाई किया गया है सिंपल है, तो सिंपल के नाम से ही सेव होगा। कब? जब एक क्लास पब्लिक हो, क्लास के पहले पब्लिक लगा हो। अगर क्लास के पहले पब्लिक नहीं लगा हो, तब आप जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है हाउ टू कंपाइल। मैंने अभी इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है welcome.java। जावा प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन .java होता है, जिस तरह से C प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .c, C++ का .cpp होता है, उसी तरह से जावा का फाइल एक्सटेंशन .java होता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है जावा प्रोग्राम को तो मैंने सेव कर लिया, अब जावा प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे, हाउ टू कंपाइल। जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाएगा। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए एक JDK टूल यूज होता है, जिस JDK टूल का नाम है जावासी। जावासी का मतलब जावा कंपाइलर। इट इज ए JDK टूल, ये JDK टूल है। इट इज द JDK टूल व्हिच इज यूज्ड टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम लोग जावासी यूज करते हैं। देखिए तो सिंटेक्स क्या होगा, जावासी जिस नाम से आप प्रोग्राम सेव किए हो, मैंने प्रोग्राम का नाम दिया है welcome.java। ठीक है, तो जावासी welcome.java लिखना होगा यहाँ पे, उसके बाद इंटर की प्रेस कर देंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसको कहाँ लिखेंगे। जावा प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के लिए आप डॉस को स्टार्ट करोगे, CMD। जैसे ही डॉस को स्टार्ट करेंगे, डॉस से आपको कहाँ पे जाना होगा, जहां पे आप प्रोग्राम सेव किए हो। मान लो कि प्रोग्राम हम सेव किए हैं डी ड्राइव के अंदर, एक COC नाम का फोल्डर है। डी ड्राइव के अंदर मान लो कि COC नाम का फोल्डर है या सीमेज नाम का फोल्डर है। ठीक है,
तो जिस नाम से तुम फोल्डर बनाए हो और उसके अंदर जिस नाम से तुम जावा प्रोग्राम को सेव किए हो वहां जाना होगा। मान लो कि डी ड्राइव के अंदर COC नाम का फोल्डर है, ठीक है, तो हम डी ड्राइव में जाएंगे। बता देना चाहते हैं डॉस से अगर डी ड्राइव में जाना है तो ड्राइव का नाम और कोलन साइन यूज करते हैं। जैसे ही डी कोलन लिखोगे, इंटर मारोगे, डी ड्राइव में चले जाओगे। अब मुझे COC फोल्डर में जाना है तो अब डॉस में कमांड पढ़े होंगे, CD कमांड चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, CD COC लिखेंगे, इंटर की मारेंगे, आप COC में चले जाइएगा। अब हम ये चीज लिखेंगे जावाc वेलकम डॉट जावा, जावाc और फाइल नेम और इंटर मारेंगे। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो एरर शो कर देगा कि इस लाइन में कहाँ पे एरर्स हैं। अब उस सोर्स फाइल जो नोटपैड में आप लिखे हैं, नोटपैड पे जाओगे, वहां सुधार करोगे और जब जब एरर को सुधार करेंगे आपको हर बार जावा प्रोग्राम को क्या करना होगा, सेव करना होगा, उसके बाद ही हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा कोई भी एरर्स नहीं है तो जो डॉस का प्रॉम्प्ट था वो डॉस का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एरर शो नहीं करेगा। और जब सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो जाएगा तो मैंने बताया था कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होता है और क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था। क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है बाइट कोड में होता है, न उसको यूजर रीड कर सकता है न उसको कंप्यूटर रीड कर सकता है। उसको कौन रीड करेगा, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास क्लास फाइल क्रिएट हो गया तब अब हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जब तक क्लास फाइल क्रिएट नहीं होगा हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जावा प्रोग्राम को एक कंपाइल तो कर लिए लेकिन एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। एक चीज एक लिखा हुआ है, आफ्टर कंपाइलिंग क्लास फाइल, आफ्टर कंपाइलिंग जावा प्रोग्राम, क्लास फाइल विल बी क्रिएटेड एज नेम द स्पेसिफाइड क्लास नेम इन द प्रोग्राम। जिस नाम से, मैं बता देना चाहता हूं कि क्लास फाइल जो जनरेट होगा उस क्लास का नाम क्या होगा। क्लास फाइल हमेशा जनरेट होता है जो प्रोग्राम में क्लास नेम दिए हो। प्रोग्राम में मैंने क्लास नेम क्या दिया है, प्रोग्राम में मैंने क्लास नेम दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया है सिंपल। तो सिंपल नाम से ही क्लास फाइल जनरेट होगा, ठीक है। और क्लास फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, ठीक है। तो सिंपल डॉट क्लास। अब प्रश्न उठता है हाउ टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। कंपाइल करने के लिए आपने जावा सी यूज किया था तो जावा सी जेडीके टूल यूज किया था। एग्जीक्यूट कराने के लिए जावा जेडीके टूल यूज करते हैं। इट इज ए जेडीके टूल विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग जावा जेडीके टूल यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, जावा और उसके बाद क्लास नेम देते हैं। जो क्लास फाइल जनरेट हुआ है जिस नाम से, यहाँ पे क्लास नेम देंगे। तो जावा क्लास, देखिए डॉस पे मैंने यहाँ पर लिखा है क्या। अब जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जावा क्लास नेम। और एक चीज याद रखना है, अगर क्लास नेम में एस कैपिटल है तो एस कैपिटल ही देंगे, अगर स्मॉल है तो स्मॉल देंगे, ठीक है। क्लास नेम यहाँ पे केस सेंसिटिव मोड में मेंशन होगा। फाइल नेम अगर तुम सेव किए हो डब्ल्यू कैपिटल तो कोई जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू कैपिटल ही दे। फाइल नेम केस सेंसिटिव मोड में भी यूज कर सकते हो, केस इनसेंसिटिव मोड में भी यूज कर सकते हो। फाइल नेम में अपर केस और लोअर केस से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन क्लास नेम एग्जैक्टली जिस केस में तुम डिफाइन किए हो उसी केस में यूज करना होगा। क्लियर। जैसे ही जावा प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट कराओगे आपको डॉस पे ही डॉस विंडो पे ही आउटपुट आ जाएगा, वेलकम टू जावा। तो आपने देखा जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। अब वो जो प्रोग्राम मैंने लिखा था उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये प्रोग्राम में क्लास सिंपल क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम, सबसे पहले फर्स्ट लाइन था क्लास सिंपल। तो क्लास सिंपल में देखिए क्लास क्या है, क्लास इज ए प्री डिफाइंड कीवर्ड। क्लास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो क्लास नेम को स्पेसिफाई करता है। सिंपल ये यूजर डिफाइंड क्लास नेम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल्स। और क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास नेम को रिप्रेजेंट करता है। मेन मेथड, ठीक है।
मेन मेथड में क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये जावा का मेन मेथड है। ठीक है, आप जानते हो कि मेन मेथड क्या होता है। मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होता है जिसमें हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। मेन फंक्शन या मेन मेथड इज एन एंट्री पॉइंट इन विच वी राइट सोर्स कोड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी स्टार्टेड विथ मेन फंक्शन। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जावा में हम लोग फंक्शन को मेथड के नाम से बोलते हैं। मेथड और जावा दोनों सेम है। सी एंड सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते थे, जावा में हम लोग मेथड बोलेंगे। ठीक है, अब आइए अब इसमें समझते हैं पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो पब्लिक कीवर्ड मिला होगा। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है, जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस मेंबर को कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन मेथड में पब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मेन मेथड कैन बी कॉल्ड एनीवेयर। मेन मेथड को कहीं पर भी कॉल किया जा सकता है। क्लियर लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर व्हिच रिप्रेजेंट्स मेन मेथड कैन बी कॉल्ड एनीवेयर। स्टैटिक, मेन के पहले स्टैटिक लगा हुआ है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे या सी प्लस प्लस अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा जो फंक्शन स्टैटिक नेचर का होता है उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। तो मेन हमारा स्टैटिक नेचर का होता है, मेन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि स्टैटिक इज ए कीवर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स मेन फंक्शन, मेन मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मेन मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। अब है void। सी में ही आपने void देखा होगा फंक्शन में। जिस फंक्शन के पहले void लगा हुआ रहता है वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इट इज ए कीवर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जिस फंक्शन के पहले void लगा हुआ रहता है वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो जावा का मेन मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अब है मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है उसमें मेन जरूर होगा। मेन मेथड का नाम में मेन जरूर होगा। जैसे सी में भी मेन था, सी प्लस प्लस में भी मेन था, जावा में भी मेन लगा हुआ है। VB.NET पढ़ोगे तो वहां पर सब मेन मिलेगा। C#.NET पढ़ोगे तो वहां पे भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिलेगा। यहाँ पे मेन मेथड में पैरामीटर के रूप में स्ट्रिंग क्लास का एक अरे ऑब्जेक्ट पास करते हैं। स्ट्रिंग क्लास का एक अरे ऑब्जेक्ट पास करते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पर एक क्लास है, स्ट्रिंग यहाँ पर एक क्लास है और यहाँ पर एक अरे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका क्या रोल है आप बता देना चाहता हूं। जावा में जो इनपुट होगा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तीन मोड में। एक कंपाइल टाइम इनपुट होता है, एक रन टाइम इनपुट होता है और एक कमांड लाइन इनपुट होता है। कंपाइल टाइम इनपुट किसको कहते हैं, प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर लेना, वो कंपाइल टाइम इनपुट हुआ। रन टाइम इनपुट क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद पूछता है ना इंटर टू नंबर्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया उसके बाद जो वैल्यू इनपुट करेंगे दैट इज कॉल्ड रन टाइम इनपुट। कमांड लाइन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय वैल्यू सप्लाई करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय वैल्यू सप्लाई करना ही कमांड लाइन कहलाता है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे जब जावा में कमांड लाइन पढ़ेंगे, यानी कमांड लाइन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग आर्ग्स यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्ट्रिंग क्या है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है जो स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कमांड लाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग टाइप का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया। आप यहाँ पे इंट नहीं यूज कर सकते हैं, फ्लोट नहीं यूज कर सकते हैं, डबल यूज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग ही यूज करना होगा क्योंकि कमांड लाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है। अब यहाँ पे अरे ऑब्जेक्ट ही क्यों यूज किया गया है, क्योंकि कमांड लाइन के थ्रू हम लोग मल्टीपल वैल्यूज इनपुट ले सकते हैं। 2 वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, 10 वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, 20 वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम लोग अरे का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो आप जानते हो। ठीक है, अब स्ट्रिंग यहाँ पर क्लास है। बता देना चाहते हैं जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेज हैं वो किसी न किसी पैकेज में अवेलेबल होता है। कैसे C++ में हेडर फाइल होता है,
हेडर फाइल के अंदर फंक्शन होता है। उसी तरह से हेडर फाइल की जगह जावा में पैकेज होता है और पैकेज के अंदर क्लास होता है। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लास। जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लास है वो किसी न किसी पैकेज में अवेलेबल होगा। तो स्ट्रिंग जो हमारा क्लास है ये java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल है। देखो लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज द क्लास व्हिच इज अवेलेबल इन java.lang पैकेज। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में। अब जावा का मेन मेथड लिखने का रूल्स है। जावा का मेन मेथड लिखने का रूल्स है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, चार तरह से लिख सकते हैं। पब्लिक और स्टैटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। पब्लिक और स्टैटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। आप पब्लिक के पहले स्टैटिक लगा सकते हो या बाद में भी, ठीक है। स्टैटिक पहले मैंने रख दिया, पब्लिक बाद में, पब्लिक पहले स्टैटिक, तो ये चीज हुआ। दूसरा चीज है ये जो अरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने सप्लाई किया है, जावा में अरे का रूल है कि स्क्वायर ब्रैकेट को, इस सबस्क्रिप्ट को वेरिएबल के पहले भी और वेरिएबल के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पहले भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो सकता है, बाद में भी यूज हो सकता है, और इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं आप समझ लेंगे कि अर्क्स प्री डिफाइंड नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया COC, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ 3 डॉट्स, सब स्क्रिप्ट को हटाकर मैंने यहाँ 3 डॉट्स दे दिया। ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो जावा का यूनिक फीचर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स भी क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। इसमें आप पैरामीटर पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 वैल्यू यानी आर्गुमेंट्स का लेंथ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। 2 आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। ये कहलाता है वैर आर्ग्स, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब है system.out.println। तो system.out.println ये जावा में अगर आप मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हो, रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हो, जिस तरह से सी में printf यूज करते हैं, C++ में cout यूज करते हैं, उसी तरह से जावा में हम लोग system.out.println यूज करते हैं। सिस्टम, और एक चीज और बता देना चाहते हैं, जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लास हैं, जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लास हैं, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। जैसे मान लो कि एक क्लास नेम मैंने लिखा यहाँ पे, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम। आप देख रहे हो डेटा इनपुट स्ट्रीम में 3 वर्ड है, 3 वर्ड है। क्लास नेम में कोई स्पेस नहीं होता है, ये क्लास का नाम है डेटा इनपुट स्ट्रीम। हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, डी भी कैपिटल होगा, आई भी कैपिटल होगा, एस भी कैपिटल होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेज हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। सब्सिक्वेंट वर्ड कहने का मतलब क्रमागत वर्ड ना। अगर सिंगल वर्ड का कोई क्लास है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। सिस्टम भी यहाँ पे क्लास है तो एस क्या होगा, कैपिटल होगा। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। system.out.println, system.out.println यूज करते हैं जावा में प्रिंटिंग के लिए। सिस्टम क्या है, इट इज द क्लास विच इज अवेलेबल इन java.lang पैकेज। सिस्टम एक क्लास है जो java.lang पैकेज में है। स्ट्रिंग भी क्लास था जो java.lang पैकेज में है। आउट स्टैंड्स फॉर आउटपुट, ये आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम में आउटपुट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग आउट यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है, आउट इज एन आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटलन एक मेथड है, प्रिंटलन एक मेथड है, ठीक है, यानी फंक्शन। इसका काम होता है मैसेज को प्रिंट कराना, इसका काम होता है मैसेज को प्रिंट कराना। एक चीज और याद रखना है, पैकेज के अंदर क्लास होता है और क्लास के अंदर मेथड होता है। पैकेज के अंदर क्लास होता है, क्लास के अंदर मेथड होता है। तो आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। प्रिंट स्ट्रीम, जब फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे तो एक मिलेगा स्ट्रीम, तो प्रिंट स्ट्रीम का ही एक ऑब्जेक्ट है आउट, उसी का एक मेथड है प्रिंटलन।
एलन का मतलब न्यू लाइन। प्रिंट एलन से क्या होगा, जावा में जो भी मैसेज को प्रिंट कराएंगे न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। क्लियर लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन न्यू लाइन ऑन द कंसोल। ठीक है, इसके साथ हम लोग और यूज करते हैं, प्रिंट एलन के जगह प्रिंट केवल यूज करते हैं। प्रिंट क्या करेगा, ये सेम लाइन में प्रिंट करेगा, और प्रिंट एलन क्या करेगा, न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। प्रिंटफ भी यूज कर सकते हो, जो सी में आपने यूज किया है। सी में आपने यूज किया था प्रिंटफ। सी स्टाइल्स में अगर तुम प्रिंट कराना चाहते हो तो हम प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं, जहां आप वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे। याद कीजिए %d%f, हम जावा में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, जिस तरह से C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से जावा में भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। सी का पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट C+ जावा में काम करेगा। यहां दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट a = 10, b = 20। ठीक है, आउटपुट मुझे इस तरह से आना चाहिए, वैल्यू ऑफ a = 10, वैल्यू ऑफ b = 20, ये आउटपुट आना चाहिए। तो देखो तो क्या लिख रहे हैं, system.out.println, system.out.println। यहां पे मैंने मैसेज दिया, वैल्यू ऑफ a = मैसेज को मैंने डबल कोट में दिया प्लस a। ठीक है, प्लस यहाँ पे जावा का कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, जो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। अब स्ट्रिंग के बाद मैं वेरिएबल दिया तो प्लस यूज करना होगा, फिर वेरिएबल के बाद मुझे देना है, ठीक है, मैसेज \n न्यू लाइन के लिए। सी में जितना भी एस्केप सीक्वेंस आप पढ़े हैं, \n, \t, \b, आप जावा में यूज कर सकते हैं। \n न्यू लाइन के लिए वैल्यू ऑफ b = ये मैसेज था तो डबल कोट से इनक्लोज करते हैं, स्ट्रिंग मैसेज हमेशा डबल कोट से इनक्लोज होता है, फिर प्लस यूज करेंगे b। तो यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। सी स्टाइल्स यूज करना चाहते हो तो देखो system.out.printf, ठीक है, वैल्यू ऑफ a = %d, \n, वैल्यू ऑफ b = %d, डबल कोट, a, b। ये सी स्टाइल्स है जो आपने प्रिंटफ यूज किया था। अब एक प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है प्रोग्राम, देखिए, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर द गिवन 2 नंबर। 2 नंबर दिया हुआ है और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखो, जिस तरह से सी में आप हैश इंक्लूड के द्वारा हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, #include stdio.h, उसी तरह से जावा में पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं। जावा में पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले जावा में पैकेज इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसके द्वारा जावा में पैकेज को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पैकेज का नाम क्या था, java.lang.star। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि java.lang यहां पर एक पैकेज का नाम है, और .star, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार रिप्रेजेंट ऑल क्लासेज ऑफ lang पैकेज। स्टार यहां रिप्रेजेंट करता है कि इस पैकेज का सारा क्लास यहां पे इंपोर्ट हो चुका। ठीक है, अगर पार्टिकुलर क्लास नेम इंपोर्ट करना है तो स्टार नहीं यूज करके हम लोग केवल उस क्लास का नाम दे देंगे, import java.lang.system। सिस्टम जो क्लास है वो java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो अगर हम चाहते हैं स्टार नहीं यूज करने के लिए तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, import java.lang.system, ये पार्टिकुलर क्लास नेम हुआ। अब आइए यहाँ पे क्लास अरिथमेटिक, ये मेन क्लास का नाम है। मेन क्लास किसको बोलते हैं, जिसमें जावा का मेन मेथड डिफाइन होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये जावा का मेन मेथड है। जिस क्लास के अंदर तुम डिफाइन करोगे उस क्लास का नाम कहलाता है मेन क्लास। ठीक है, तो अरिथमेटिक क्लास का नाम दिए। आप जानते हो कि जावा में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं क्लास के अंदर ही होता है। अभी हम लोग मेन क्लास ही यूज करेंगे, आगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नॉर्मल क्लास ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जैसे सी में आप डिक्लेयर करते थे, बिल्कुल सी की तरह है। देखो यहाँ पे इंट a, b ऐड सब, a में 10 रख लिया, b में 20, सी में भी यही यूज करते थे, ऐड = a + b, सब = a - b। ठीक है, system.out.println मैसेज को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट। ये मैसेज है, एडिशन = प्लस ऐड प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन = ये रूल। ये मेन का क्लोजिंग और एक क्लास का क्लोजिंग। जब इस जावा प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे उसी तरह से जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, डॉस को स्टार्ट करना,
पहले इसको सेव कर लोगे नोटपैड में लिखने के बाद किसी लोकेशन पे डॉस को स्टार्ट करना सीएमडी को सबसे पहले जाओगे कहाँ जाओगे डॉस से जहां पे इस प्रोग्राम को सेव किए हो उसके बाद जावा सी के द्वारा कंपाइल करोगे उसके बाद जावा से क्या करोगे एग्जीक्यूट कराओगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा एडिशन इक्वल टू इतना सबट्रैक्शन इक्वल टू इतना। ठीक है इस वीडियो में अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रन टाइम इनपुट देखेंगे जावा में रन टाइम इनपुट लेने के लिए चार मेथड्स मैं बताऊंगा जावा में रन टाइम इनपुट लेने के लिए 4 क्लास यूज होता है 4 मेथड्स है चारों मेथड्स को मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा थैंक्स।